राइट. सो आर्किटेक्चर इज heavily इन्फ्लुएंस बाय द ज्योग्राफी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हिली रीजन का आर्किटेक्चर देखेंगे टोटली डिफरेंट, अगर आप जैसलमेर का देखेंगे वो टोटली डिफरेंट है. कोस्टल रीजन का देखेंगे वो बहुत अलग है, दिल्ली का अलग है, पंजाब का अलग है. ठीक है. सो ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है. और ज्योग्राफी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया की बात करें, आप कहीं भी देखेंगे तो आपको आर्किटेक्चर अलग क्यों दिखाई देता है, बिकॉज ज्योग्राफी. इग्लूज जो होते हैं, इग्लूज आपने देखा होगा बचपन में, लाइक जो ऐसा कुछ बनाए जाते हैं ना, इस तरह से बनाए जाते हैं, तो आपको कहाँ दिखाई देंगे, अलास्का में देखने को मिलेंगे या फिर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में देखने को मिलेंगे जहाँ पर काफ़ी ठंड होती है. उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके पीछे उसकी नीड है, क्योंकि कुछ और अवेलेबल नहीं है. मतलब अगर हम बात करें रॉ मटेरियल के बारे में बात करें, यस, तो वहाँ पर क्या है कि रॉ मटेरियल है, ये चीज़ होती है. अगर आप कहीं पर जाते हैं, हिली रीजन में जाते हैं इंडिया में, तो कैंपिंग साइट देखने को मिलेंगी, क्यों, वहाँ की रॉ मटेरियल है, वहाँ पर कुछ आप बड़ी हैवी बिल्डिंग्स नहीं बना सकते हो, प्रॉब्लम वहाँ पर. सो ज्योग्राफी चाहे वो इंडिया की हो, इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स की हो, या फिर वर्ल्ड के किसी पार्ट की हो. यूएसए और इंडिया में कितना डिफरेंस है, यूएसए और अफ्रीका में कितना डिफरेंसेस है, क्यों, क्योंकि वहाँ की ज्योग्राफी अलग अलग है. ठीक है. फिर दूसरी जो होती है इकोनॉमी, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया कि शाहजहां के टाइम पीरियड के अंदर लाल किला, जामा मस्जिद एंड ताजमहल बनाए गए थे. बट व्हाट अबाउट कि जब मुगल एम्पायर स्टार्ट हुआ तब क्यों नहीं बनाए गए, क्योंकि एक बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट आता है ई इज इक्वल टू, ये कॉन्सेप्ट आता है इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर. क्या मतलब है, अगर किसी भी कंट्री की, किसी भी किंगडम की, किसी भी फैमिली की अगर उनकी इकोनॉमी अच्छी है ना, तो उनका पूरा का पूरा एम्पायर अच्छा होने होगा. फिर आता है फिलोसफी और द सोसाइटी. ये भी क्या आर्किटेक्चर डिसाइड करती है, हाँ ये भी करती है कि आपकी सोच कैसी है. फिलोसफी क्या है, चंडीगढ़ जब डिजाइन हुआ तो नेहरू जी वांट टू मेक अ सिटी विच इज ओपन टू टेक द आइडियाज एंड विच इज ओपन टू गिव द आइडिया. तो वहां पर एक एग्जाम्पल सेट होता है ओपन हैंड. आपने देखा हो चंडीगढ़ में हमेशा ओपन हैंड के नाम से मिल जाएगा. ओपन हैंड का मतलब क्या है, ओपन टू टेक, ओपन टू गिव. तो वहाँ की फिलोसफी क्या थी कि एक ऐसा सिटी बनाना चाहते थे जहां पर यूनिटी को प्रमोट किया जाए, वहां पर एक कल्चर डोमिनेट ना करे. इट इज नॉट जस्ट कि वहां पर सिख लोग डोमिनेट कर रहे हैं या फिर हिंदू लोग डोमिनेट कर रहे हैं, मुस्लिम लोग डोमिनेट कर रहे हैं. दे वांट टू हैव एक सिटी जहां पर डिफरेंट लोगों के जो डिफरेंट रिलीजन के लोग आकर रह सकते हैं. क्यों, वहाँ की फिलोसफी इस तरह की थी. यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अफगानिस्तान, वहां पर आपको कुछ और आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा. सेम थिंग अगर हम एंशियंट आर्किटेक्चर देखें तो नॉर्मली जो एंशियंट सिटीज हैं दे स्टार्टेड रिवॉल्विंग अराउंड द टेंपल. बीच में टेंपल हुआ करता था, उसके अराउंड सिटीज बनना स्टार्ट हो गया है ना, इस तरह से पता चलेगी. लेकिन अगर आप देखें दिल्ली के अंदर या फिर वो मेट्रो सिटीज में, वहाँ की फिलोसफी इज नॉट रिलीजियस. तो वहाँ पर आपको कैसे देखने को मिलेगा, सेक्टोरल प्लानिंग देखने को मिलेगी. वहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि सेंट्रलाइज प्लानिंग नहीं होगी. सो यस, इट इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय द फिलोसफी या सोसाइटी कैसी है. फिर होती है इंफॉर्मेशन. अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो ब्रिक बनती हैं ये पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है ना, इट इज नॉट सस्टेनेबल, क्योंकि पोल्यूशन बन होता है ड्यूरिंग द किल्न, और जब उनको बेक किया जाता है, सन बेक में तो कुछ नहीं प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जो किल किया जाता है वहां पर प्रॉब्लम रहती है. ठीक है. एवरीवन नोस कि दूसरा इसका ऑल्टरनेट क्या है, फ्लाई एश ब्रिक्स है. तो फ्लाई एक्स जो ब्रिक्स हुआ करती हैं, मतलब क्या है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं या फिर जो न्यूक्लियर नहीं बोलेंगे, थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं, उसके बाद जो कोयले की जो राख होती है, द रिमेन्स दैट इज कॉल्ड द एशेज ऑफ द कोल, वो वेस्ट है एक तरीके से, उसी का हम लोग ब्रिक बना सकते हैं. और ये नॉर्मल ब्रिक से बेटर है. बट ड्यू टू लैक ऑफ द इंफॉर्मेशन, ओनली 1% 2% पीपल आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ द ब्रिक्स. नॉर्मल ब्रिक्स से बेटर है, टेक्निकल ब्रिक्स से बेटर है, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट कर रही है, बट ड्यू टू लैक ऑफ द इंफॉर्मेशन नॉट प्रमोटिंग. ऐसे तो हो रहा है, लाइक एवरी डे इनोवेशन होती जा रही है. इनोवेशन सिर्फ साइंस में, कुछ आपको कंप्यूटर साइंस या इन चीज़ों में थोड़ा ही ना हो रही है सिर्फ, इट इज ऑल्सो हैपनिंग इन द आर्किटेक्चर. आप सोच कर देखो, आज से 10 साल पहले देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ द वॉलपेपर, और आज आपके घर में देखा होगा वॉलपेपर आप खुद भी लगा सकते हैं. अगर आपको, आप लाइक जहाँ पर आप रह रहे हैं, यू वांट टू डेकोरेट इट विद यू, सो जस्ट गो टू द Amazon, जस्ट टाइप वॉलपेपर एंड यू विल इजीली गेट लाइक सेल्फ एडेसिव. तो ये जो क्या है, इज अ टेक्नोलॉजी या फिर बोलेंगे इंफॉर्मेशन, ऐसी जो होती जा रही है. आज से 20-30 साल पहले 4 स्टोरी बिल्डिंग बनाना इट्स वेरी डिफिकल्ट. आज के टाइम के अंदर देखो, आप टावर्स देखो, क्यों, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन इसमें. फिर होता है नेक्स्ट थिंग इज कॉल्ड रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल
ऑफ कोर्स आप कहाँ पर रॉ मटेरियल कैसे यूज करने वाले हैं। जैसलमेर के अंदर आपको स्टोन का देखने को मिल जाएगा बिकॉज इट इज चीपली इजीली अवेलेबल। हिली रीजन के अंदर आपको बैम्बू आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा या फिर वुडन आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। क्यों? वहाँ पर फॉरेस्ट है, वहाँ पर आपको इटालियन मार्बल देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। सो रॉ मटेरियल आप कश्मीर में जाएंगे तो वहाँ पर कुछ और आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। केरला के अंदर बैम्बू आर्किटेक्चर वुडन आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा बिकॉज वहाँ पर क्या है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। तो इस सब की सब चीजें ये दिखाती हैं आपके आर्किटेक्चर को इन्फ्लुएंस करती हैं। इन सब का समेशन निकालोगे तो आपको आर्किटेक्चर देखने को मिल जाएगा। ठीक है। सो आर्किटेक्चर ऐसा नहीं है सिर्फ फॉर्मूलाज है, नहीं, ये हर जगह पर अलग अलग होता है और दिस इज द ब्यूटी ऑफ द आर्किटेक्चर प्रोफेशन, सबका अलग अलग है। फिर एक चीज वर्ड सुना होगा आपने कि स्कल्पचर के बारे में पूछा जाता है, लाइक वी समटाइम वी गेट कंफ्यूज डिफरेंस बिटवीन द आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। अलग अलग क्या है ये? देखो, स्क्रिप्चर का मतलब जो आया है कैल वर्ड से आया है, टू कट मतलब रूट है इसके, टू प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। मतलब इंडो यूरोपियन लैंग्वेज को ये माना जाता है आर्यंस जो आए थे वो मिडिल आए थे, सेंट्रल एशिया वहाँ से आए थे। तो ये बोला जाता है कि सेंट्रल एशिया से एक ब्रांच गई यूरोप, एक ब्रांच गई इंडिया में। तो यूरोपियन लैंग्वेज और इंडियन लैंग्वेज के जो रूट्स हैं ना, यहाँ से जहाँ स्टार्ट हुए हैं तो काफ़ी सिमिलर हैं। और सो इन लोगों को बोला जाता है प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। ठीक है। तो जैसे आपने मूवी देखी भी होगी है ना, ज्योमेट्री, त्रिकोणमिति, ये सब कौन सी मूवी थी? नमस्ते लंदन, ये थी ना। हाँ, तो ऐसा क्यों है? ऐसा है ना कि हम लोगों ने जगह सिखाया उनको इंग्लिश, जो लोग को ऐसा है नहीं। बात क्या है कि हमारे जो कॉमन जो जो रूट रही है एक जगह से रही है, एक ब्रांच इधर चली गई, एक ब्रांच इधर चली गई, तो वहाँ से हमारे वर्ड्स ड्राइव हुए। तो जो स्कल्पचर वर्ड है उसका मतलब होता है टू कट और क्लीव, उसको काटना या क्लीव करना। तो डिफरेंस क्या है स्कल्पचर में या फिर आर्किटेक्चर में? देखो, जो आर्किटेक्चर है ये होता है नॉर्मली रिलेटेड टू द बिल्डिंग्स। अगर हमको बात करते हैं आर्किटेक्चर, आप बिल्डिंग बनाने वाले हो, बिल्डिंग कैसी है? हॉस्पिटल हो, होटल्स हो, या फिर रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो, या कुछ भी कमर्शियल बिल्डिंग हो, इट इज मोर रिलेटेड टू द बिल्डिंग। स्कल्पचर जो होता है इट इज स्मॉलर, ये छोटा होता है स्केल पर, या 3D ऑब्जेक्ट की तरह बात करते हैं रिलेटेड टू द आर्ट। तो ये आर्ट से रिलेट करती है। ठीक है। मैनी टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज। अगर आप आर्किटेक्चर को प्रैक्टिस कर रहे हैं, लाइक आप जहाँ पर बैठे हुए हैं, जस्ट थिंक अबाउट इट कि कौन कौन से मटेरियल यूज हुए हैं। लाइक आप देखें, ब्रिक यूज हुई है, सीमेंट यूज हुआ है, वुड यूज हुआ है। सो देयर आर एन नंबर ऑफ द मटेरियल हैज बीन यूज्ड इन ड्यूरिंग द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। अगर हम यहाँ की बात करें, मोस्टली सिंगल मटेरियल यूज। अगर आप स्कल्पचर देखेंगे तो नॉर्मली एक ही मटेरियल यूज किया जाता है। ठीक है। चाहे वुड का हो, चाहे स्टील हो, फ्रेम कुछ भी हो, नॉर्मली एक या मैक्सिमम 2 यूज कर लेते हैं। बट अगेन देयर इज नो कंपल्सन, हो सकता है, लेकिन ट्रेडिशनली ये देखा गया है। इन्वॉल्व फंक्शनल एलिमेंट। फंक्शनल का मतलब क्या है? आप बिल्डिंग को यूज करने वाले हो। मतलब बिल्डिंग की, जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, द हाइट कैन शुड बी एटलीस्ट 3 मीटर। हम लोग लेकर चलते हैं द स्टैंडर्ड 2.75 मीटर, लेकिन अगर हम बात करें जैसे 3 मीटर, क्या हमारी हाइट कितनी होती है? 1.6 मीटर। 1 पॉइंट बनाए तो 1.8 मीटर की हाइट सीलिंग बनाए तो ये फंक्शनली नहीं हो पाएगा ना। अगर हम वॉशरूम छोटा बना दे या फिर पतला सा बना दे, इट इज नॉट। सो बिल्डिंग हैज टू बी फंक्शनली करेक्ट, क्योंकि बिल्डिंग को हमें यूज करना होता है। ठीक है। स्कल्पचर जो होता है नॉर्मली एस्थेटिक पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, सिर्फ एक एस्थेटिक पर्पसेस, मतलब सिर्फ देखने के लिए, आर्टिस्ट को प्रमोट करने के लिए। आर्किटेक्चर के लिए आपकी इंजीनियरिंग भी इन्वॉल्व रहती है और मेजरमेंट्स भी इन्वॉल्व रहते हैं कि साइज कितना होने वाला है, डायमेंशन क्या होने वाले हैं, टाइल का साइज कितना होने वाला है। लाइक अगर आपको टाइल्स फ्लोरिंग देनी है तो जब का स्पेस होना चाहिए वो 2 फीट के राउंड ऑफ होना चाहिए, क्योंकि जो टाइल्स आती हैं 2 फीट बाय 2 फीट की आती हैं। तो या तो आप 6 रखेंगे या 10 रखेंगे या 12 रखेंगे। अब आप 7 रख रहे हैं तो एक तरह से ये फंक्शनल नहीं है ना, मेजरमेंट्स के हिसाब से नहीं है, प्रॉब्लम आएगी, आपको टाइल काटनी पड़ेगी। सो यू आर हैविंग द लग्जरी, तो यू कैन डिजाइन अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट्स एंड द इंजीनियरिंग। हमने देखा था एक कैंटिलीवर बीम के बारे में बात करी थी कि कैंटिलीवर अगर ये, तो आप इसको आप 220 मिनट दे सकते हैं क्या? कैंटिलीवर नहीं दे सकते, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी वेरी बिग, ये गिर जाएगा, इसका बेंडिंग मोमेंट इतना ज़्यादा लगेगा कि ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सो आर्किटेक्चर इन्वॉल्व इंजीनियरिंग, मेजरमेंट्स एंड टेक्निकलिटी। स्कल्पचर के अंदर बेस्ड ऑन इमेजिनेशन एंड आर्ट, इसमें कुछ मतलब नहीं है कि क्या है, आप जो आपका सोच है, कुछ भी बनाना चाह रहे हो आप उसे बना सकते हो। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चर। अगर हम बात करें कि इंडियन आर्किटेक्चर को वी कैन डिवाइड इन 3 पार्ट्स,
इवन नॉट अबाउट द इंडियन आर्किटेक्चर, आप किसी भी हिस्ट्री को 3 भाग डिवाइड कर सकते हो। एक आता है एंशियंट हिस्ट्री या एंशियंट आर्ट, दूसरी आती है मेडाइवल, और तीसरी आती है मॉडर्न। एंशियंट का मतलब क्या हुआ, पुराने जमाने की। मेडाइवल का मतलब हुआ बीच वाला जो टाइम पीरियड रहा, और जो मॉडर्न का है, मॉडर्न का मतलब होता है जो लेटेस्ट चल रहा है। लेटेस्ट का मतलब ऐसा नहीं कि जो अगले 4-5 साल की बात चल रही है, नहीं, ये भी 100, 200, 300 साल तक का टाइम फ्रेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें मॉडर्न जो हिस्ट्री है इंडिया की, वो कंसिडर की जाती है 1857 से 1947। दिस टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, और 1947 से लेकर अभी तक हम देखेंगे 2022, दैट्स कॉल्ड द कंटेम्प्रेरी इंडिया। ठीक है, अगर हम डिवाइड कर दें एंशियंट को, तो स्टोन एज से लेके, जहां से पत्थर मानव से लेके यहाँ तक मौर्यन टाइम पीरियड को बोला जाता है एंशियंट टाइम पीरियड। और मौर्यन के बाद दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर, दैट्स कॉल्ड द मेडाइवल टाइम पीरियड। और 1850 लाइक 1757 का टाइम पीरियड ले सकते हैं। सो 1857 से लेके अगर हम 2022 की बात करें, दैट्स कॉल्ड द मॉडर्न। और जो ये इसको अभी की अगर पिछले 10, 15, 20 साल की बात कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड एज अ कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है अभी का। ठीक है, एंशियंट के अंदर व्हाट वी हैव डिस्कस अबाउट द हड़प्पन आर्ट। हड़प्पन का मतलब क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर इंडस सिविलाइजेशन। फिर आता है मौर्यन आर्किटेक्चर, फिर पोस्ट मौर्यन, फिर गुप्तास एंड संगम। एंड सॉरी, यहाँ पर मैंने जो बताया था इट इज़ नॉट मौर्यंस, लाइक ये स्टार्ट होता है स्टोन एज से लेके। मौर्यंस हम काउंट नहीं करते हैं, मौर्यन के बाद भी जो है लाइक गुप्ता के टाइम तक एंशियंट काउंट होता है। ठीक है, सो मौर्यन वॉज 6th सेंचुरी BC, और ये यहाँ तक आता है। मेडाइवल के अंदर दिल्ली सल्तनत एंड देन मुगल पीरियड। और जो मॉडर्न के बारे में बात करें, सो इंडो गोथिक, न्यू रोमन, या फिर जो रिसेंट में चल रहा है लाइक करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है। तो पहले तो ये चीज़ समझो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन में डिफरेंस है क्या। कुछ भी डिफरेंस नहीं है। नॉर्मली क्या होता है आर्कियोलॉजी में, एक ट्रेडिशन है, जब भी हम कोई पहली साइट एग्जीक्यूट करते हैं ना, तो उसके नाम पर हम लोग साइट का नाम रख देते हैं। सो द फर्स्ट साइट वॉज इवैक्यूएटेड वॉज दी हड़प्पा, तो उसके नाम रख दिया हड़प्पन सिविलाइजेशन। फिर बाद में उसका नाम चेंज कर दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली क्यों, क्योंकि जितनी भी साइट्स डिस्कवर की गई, सो कहीं ना कहीं वो इंडस जो रिवर फ्लो करती है उसी के आसपास थी, उसी की वैली में थी। फिर बाद में कुछ देखी गई नहीं, मेहरगढ़ तक हमें साइट मिली है, फिर यूपी में तक मिली है, महाराष्ट्र तक मिली है। सो देयर इज नो एविडेंसेज ऑफ द लाइक इन इंडस रिवर इन दैट एरिया। क्या मतलब है उसका, तो क्या हुआ, उसको बाद में चेंज कर दिया गया, इंडस सिविलाइजेशन कर दिया गया। क्यों, क्योंकि जो वैली से अलग भी हमें साइट देखने को मिलेंगी। लेकिन आप अगर इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हो, आइदर यू आर सेइंग हड़प्पा और इंडस वैली और इंडस सिविलाइजेशन, सेम चीज है। ठीक है, ये क्या थी, अब ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। एक याद रखो CBI है ना, नाम सुना होगा आपने। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। सबसे पहले कौन सी सिविलाइजेशन थी, इट इज कॉपर सिविलाइजेशन, फिर ब्रॉन्ज, और लास्ट में आयरन। आयरन के बारे में डिस्कस किया था। लेटर वैदिक और प्री वैदिक के बीच का जो डिवाइडिंग पॉइंट है, इट वाज द डिस्कवरी ऑफ द आयरन। तो कॉपर जो एज थी वो अलग थी। उसके बाद जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो है ब्रोंज एज सिविलाइजेशन है, ये बीच की सिविलाइजेशन है। वहां पर आयरन की डिस्कवरी नहीं हुई थी अभी तक, लेकिन कॉपर से बेटर ब्रोंज हमारे पास था। ठीक है, सो इट्स अ ब्रोंज एज सिविलाइजेशन जो 800 साल तक रही, मतलब 2700 से लेके 1900 BC तक। तो आप समझ सकते हैं कि उल्टा चलता है ना BC, तो 2700 टू 1900। अगर हम बात करें हड़प्पन सिविलाइजेशन, इट वाज वन ऑफ द 4 एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ द रिवर इंडस। मतलब एंशिएंट सिविलाइजेशन में से 4 जो हम लोग मेजर लेकर चलते हैं, उसमें से एक है। 4 कौन सी, चाइनीज, इजिप्शियन और मेसोपोटामिया एंड द इंडस। इट इज कॉल्ड एज अ सिटी स्टार्टिंग ऑफ द सिटी लाइफ, या फिर हम बोलते हैं अर्बनाइजेशन। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो एक रूरल सिविलाइजेशन नहीं थी, इट वाज द अर्बन सिविलाइजेशन। क्यों, अब हम करेंगे डिस्कस। जो सिटी हुआ करता था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड था। एक बोलते हैं सिटाडल और दूसरा था लोअर टाउन। सिटाडल का मतलब क्या है,
ऐसा कुछ ऐसा बना कर देखते हैं, इस तरह से बना सकते हैं हम लोग। जो सिटाडेल है ये वाला पार्ट, ये नॉर्मली वेस्ट साइड में ही था, और जो लोअर सिटी है वो हमेशा ईस्ट साइड में हुआ करता था। ठीक है, नाम से क्लियर। सिटाडेल का मतलब कि जो इन्फ्लुएंशियल लोग हुआ करेंगे या फिर एक रिच पीपल, दे यूज्ड टू लिव इन सिटाडेल, और आम जनता के लिए, मैंगो पीपल के लिए इट्स अ लोअर टाउन। रेड सेरेमिक पेंटिंग विद प्लेजेंट डार्क, दिखाऊंगा इसको मैं। यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं स्टोन लॉट लाइक सील्स देखने को मिलेंगी, एक्सेप्शनल डॉट्स मिलेंगे, कॉपर इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेंगी। ठीक है, लॉन्ग स्टैंड कटिंग एजेस देखने को मिलेंगी, कॉपर, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड, सब कुछ पता था क्या। सो कॉपर का पता था, ब्रोंज का पता था, बिकॉज इट वाज अ ब्रोंज सिविलाइजेशन। सिल्वर एंड गोल्ड वाज देयर, बट रिमेंबर दिस पार्ट, आयरन वाज नॉट। इसका वाट है, आयरन कब होने वाला था, 1900 से खत्म हो गया था, 1000 BC, मतलब ये सिविलाइजेशन के 900 साल के बाद आयरन की डिस्कवरी हुई। और आयरन वाज अ वाटरशेड इवेंट इन द इंडियन हिस्ट्री। आयरन की डिस्कवरी ही वैदिक पीरियड को दो में डिवाइड कर देती है, बिफोर डिस्कवरी ऑफ द आयरन अर्ली वैदिक, और डिस्कवरी ऑफ द आयरन लेटर वैदिक। इट वाज द स्पेशलाइज्ड फॉर द हैंडीक्राफ्ट, तो ये हैंडीक्राफ्ट के लिए फेमस था। ये जो सिविलाइजेशन की बात चल रही है, इट्स इम्पोर्ट ऑफ द रॉ एंड बेसिक मटेरियल। जब हम लोग उनके स्टडी करते हैं कॉइन्स को या फिर सील्स को, वी फाइंड कि जो मेसोपोटामिया की सील्स या फिर कॉइन्स हमें देखने को मिलते हैं इंडियन साइट्स पर भी। सेम थिंग गोज फॉर दी मेसोपोटामिया और इजिप्शियन सिविलाइजेशन, कि इंडिया की जो सील्स हैं वहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसका क्या मतलब है कि दे यूज टू इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दी बेसिक एंड द रॉ मटेरियल, कुछ इम्पोर्ट करते थे, कुछ एक्सपोर्ट भी करते थे, मतलब देयर वाज ए कम्युनिकेशन बिटवीन द टू सिविलाइजेशन। प्लग वाज यूज्ड, बॉडीज वर बरीड इन वुडन कॉफिन, तो वहाँ पर मरने के उपरांत वुडन कॉफिन्स में डालकर बरी किया जाता था। ठीक है, सील्स क्या होती हैं, सो इट कैन बी ऑफ द मेड ऑफ द स्क्वायर, जैसे स्क्वायर सील है, ये रेक्टेंगुलर भी हो सकती हैं, ये सर्कुलर भी देखने को मिलेंगी, या फिर ट्रायंगुलर भी सील हमें देखने को मिली है, लाइक इस तरह से सील हमें देखने को मिली है, सर्कुलर भी देखने को मिली है। और नॉर्मली जो स्टोन यूज किया जाता था, इट इज अ स्टेलेटाइट, ये क्या है, सॉफ्ट रिवर स्टोन होता है, सॉफ्ट रिवर स्टोन। अब रिवर स्टोन क्यों यूज करते थे, बिकॉज यही अवेलेबल था रिवर सिविलाइजेशन के ऊपर। ठीक है, नॉर्मली जो साइज है वो 2x2 का है, 2 इंचेस बाई 2 इंचेस का है। पिक्चोग्राफिक स्क्रिप्ट है। पिक्चोग्राफिक स्क्रिप्ट का मतलब क्या है, देखो एक होती है लैंग्वेज, एक होता है स्क्रिप्ट। लैंग्वेज का मतलब क्या है कि जैसे हम बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप जैसे बातें करते हो, दैट्स कॉल्ड द, यू ऑलवेज टॉक इन लैंग्वेज। आप उस लैंग्वेज को कैसे लिखते हो उसको बोलते हैं स्क्रिप्ट। So how you speak, it is language, and how you write, it is a script. So this is pictographic script. स्क्रिप्ट का मतलब क्या है, ये लिखी जाने वाली है, ये पिक्चोग्राफिक है। यहाँ पर आपको पिक्चर्स देखने को मिलेंगी किसी भी चीज़ की, ये यूनिकॉर्न है, एलिफेंट है, या प्रोटोशिवा है, विद एनिमल इंप्रेशंस लाइक बुल हो सकता है, एलिफेंट हो सकता है, टाइगर हो सकता है, गोट हो सकती है, यूनिकॉर्न हो सकती है। ठीक है, यूनिकॉर्न क्या था, ये मैथोलॉजिकल एक एनिमल था, एक हॉर्स के ऊपर बोलते थे, हॉर्न निकला हुआ है, सिंग निकला हुआ है। नॉर्मली इसका एविडेंस में देखने को नहीं मिलते हैं, बट एक मैथोलॉजिकल क्रिएचर्स है, वो चाहे ग्रीक सिविलाइजेशन हो या फिर इंडियन सिविलाइजेशन हो, हमें उनके देखने को मिलता है। लेकिन इसमें एक चीज याद रखना है, यहाँ पर काऊ कभी भी, अगर मैं एक्स्ट्रा बताऊं आपको, काऊ की सील कभी नहीं मिली है, लाइक देयर वाज नो सील विच इज हैविंग द काऊ। अब उसके पीछे दो रीजन बोले जाते हैं, तो काऊ के बारे में पता नहीं था, या फिर वो काऊ को इतना सेकेंड मानते थे कि उसको सेल की तरह यूज नहीं करते थे। बट इट इज अ फैक्ट कि हमें सब कुछ एनिमल देखने को मिले सील्स पर काऊ हमें देखने को नहीं मिले। ठीक है, यहाँ पर गोल्ड और आइवरी शीट्स भी हमें देखने को मिली हैं, सील्स देखने को मिली। जो स्क्रिप्ट यूज की जाती थी, इट वाज इन बोस्टोफिडोन टाइप। बोस्टोफिडोन टाइप का मतलब क्या होता है, हम कैसे लिखते हैं आज के टाइम के अंदर, अगर आपसे बात करो तो नॉर्मली पेपर हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। अगर आप अरेबिक या उर्दू लिख रहे हैं तो आप राइट टू लेफ्ट लिखेंगे, यही तो होता है। बोस्टोफिडोन जो स्क्रिप्ट थी वो कैसे लिखी जाती थी, जो इट स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट लाइन, तो पहले जो लाइन होने वाली है इट इज फ्रॉम द राइट, ऐसा जाएगी। सेकंड जो लाइन होती थी लेफ्ट टू राइट हुआ करती थी, फिर राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट।
ठीक है, दिस वॉज द बोस्ट ऑफ एडम। आया समझ में? मतलब आप पहली लाइन राइट टू लेफ्ट लिखेंगे, फिर नेक्स्ट लाइन लेफ्ट टू राइट। यहाँ पर आपको पशुपति सील देखने को मिलेंगी मोहनजोदाड़ो में, या यूनिकॉर्न सील देखने को मिलेंगी। इन्हें काम क्या था सील्स का? इनका काम था ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए। जैसा हम पेपर यूज करते हैं, आप पेपर मतलब पेपर करेंसी यूज करते हैं, 500 का नोट, 2000 का नोट, सो इट वॉज ऑल्सो यूज लाइक कॉइंस यूज करते हैं हम। सो ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, एम्बुलेट के लिए, या फिर एजुकेशन टूल भी बोला जाता है। एजुकेशन टूल क्यों? क्योंकि पाई का हमें देखने को मिला है, या फिर अंतराल देखने को मिले हैं। सो ये रिमेंबर दिस पार्ट कि देयर वाज नो एविडेंस ऑफ द काउ। काउ का हमें कोई एविडेंस देखने को नहीं मिला। स्कल्पचर कैसे हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया था इस बार नाटा में, ये इमेज दे दी गई थी, पूछा गया था कौन है। सो ये डांसिंग गर्ल है इन ब्रॉन्ज, ठीक है। सो स्टोन स्टैचुरी फाउंडेड हप्पा एंड मोहनजोदड़ो, दैट इज ऑल्सो इन द रेड सैंडस्टोन, ये रे भाई साहब। फिर बियर्ड मैन इन स्टेटाइट, स्टेटाइट क्या है? ये एक रिवर सॉफ्ट स्टोन होता है। एंड डांसिंग गर्ल इन ब्रॉन्ज, ठीक है, ये बहुत फेमस है, याद रखना इसको। आर्ट ऑफ ब्रॉन्ज कास्टिंग, और यहां पर हमको पता थी कि कैसे ब्रॉन्ज को कास्ट कैसे किया जाता है। क्या तरीका क्या था? दिस टेक्निक वाज कॉल्ड लोस्ट एंड वैक्स टेक्निक। लोस्ट वैक्स टेक्निक, ये जो बनाई गई है मैडम, ये लोस्ट वैक्स टेक्निक से ही बनाई गई है, ठीक है। फर्स्ट यू शुड नो इट वाज द ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन, अर्बन सिविलाइजेशन, ठीक है। अब लोस्ट वैक्स टेक्निक्स क्या होती है? बहुत सिंपल तरीके से देखो इसको, ये तो भूल जाओ, इसको पढ़ लेना बाद में, ये लिखने के लिए है, आपको इसमें समझते हैं। मैं चाहता हूं कि जो रेड वाला पार्ट है, ये वाला, मैं चाहता हूं कि ये ब्रॉन्ज का बनाना, आई वांट टू मेड इट लाइक अ ब्रॉन्ज। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इसको बनाऊंगा वैक्स से। लाइक वैक्स को मोल्ड करना आसान होता है, मोम जो होती है उसको आसान होता है करना। लेट्स से कि मैंने वैक्स का ये बना दिया, एरो बना दिया। उसके बाद आई विल गोइंग टू कवर इट विद द क्ले। मैंने क्या करा, मिट्टी ली, उसके ऊपर मिट्टी के ऊपर से कवर कर दिया। उसके बाद क्या करूंगा, जब सूख जाएगा, सनबेक हो जाएगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको गर्म करना स्टार्ट करूंगा। गर्म करने से क्या होगा कि जो वैक्स है इट विल स्टार्ट मेल्टिंग। मेल्ट होने के बाद ये बाहर की तरफ गिर जाएगी, ऐसे ही होगा। जब बाहर निकलेगा तो देन नाउ दिस टाइम आई एम हैविंग द मोल्ड, ये वाला। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके ऊपर कॉपर, आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, गोल्ड, आयरन, सिल्वर, जो भी चाहो उसको आप मेल्ट करके इसमें डाल सकते हैं, डल जाएगा। उसके बाद क्या करूंगा, जब ये तो फाइनली हो जाएगा, जब ठंडा होने के बाद देन आई विल ब्रेक दिस क्ले, तोड़ दूंगा, तो मुझे ये सब चीजें मिल जाएगी ब्रॉन्ज में। सो दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज लोस्ट वैक्स टेक्निक, अभिषेक मोहन। दूसरा पंचिंग मेथड भी यूज किया जाता था टेराकोटा की। सो टेराकोटा इज ए फायर बेक्ड क्ले, तो फायर बेक्ड क्ले हुआ करती थी, एंड इज हैंडमेड यूजिंग पिंचिंग मेथड। पिंचिंग मेथड मतलब हाथ से बनाया गया, तो कैसे पंच करते बना दिया गया। मदर गॉडेस ये देखने को मिली, ये पंचिंग मेथड से मिला है। टॉय कार्ड भी देखने को मिला है। व्हील्स, विशल्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स हमें देखने को मिले। जो पोट्री हुआ करती थी, पोट्री ऐसे देखने को मिलेगी। सो एम्प्लॉयड इन डिफरेंट शेप एंड स्टाइल्स हुआ करती थी। पोट्री जो है इट्स एक्चुअली अ रैशनैलिटी, ये दिखाता है कि कोई भी स्पीसीज अगर ये सब बनाना स्टार्ट कर दे। आप अगर देखें पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, तो मेसोलिथिक वाज द स्टार्टिंग ऑफ द पोट्री। मेसोलिथिक जो टाइम पीरियड रहा है ना, लाइक स्टोन एज के 3 पार्ट है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। तो जो मेसोलिथिक में सबसे बड़ी डेवलपमेंट क्या हुई, दे स्टार्ट मेकिंग द पोट्री। पोट्री क्यों बनाते हैं लोग? क्योंकि दे स्टार्ट हैविंग द सरप्लस। आज से पहले बिफोर द मेसोलिथिक जो ह्यूमन थे वो हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे। भूख लगी तो जंगल के किसी को मार के लेकर आ गए, हंट करके लेकर आ गए। लेकिन पोट्री में क्या हुआ, दे स्टार्ट डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल एंड द प्लांट। उनको लगने लगा कि इस प्लांट को लगाएंगे तो इन फ्यूचर हम मिल जाएगा। और अगर कोई चीज प्रिजर्व करना चाहते हो, मतलब तभी तो प्रिजर्व करना चाहते हो बिकॉज यू आर हैविंग समथिंग एक्स्ट्रा। सो दिस इज कॉल्ड द पोट्री, बनाने लगे। तो पोट्री वर मेनली प्लेन, जो नॉर्मली हुआ करती प्लेन हुआ करती थी। रेड एंड ब्लैक पेंटिंग,
मतलब क्या था, ऑल नोन एज अ रेड एंड ब्लैक पोट्री। सिंपल चीज है कि नॉर्मली क्ले हुआ करती थी और क्ले के ऊपर कोई डिजाइन बनाना होगा तो ब्लैक कलर का डिजाइन बना दिया जाता था। ठीक है। वेरी फाइन व्हील मेड वेयर। व्हील मेड मतलब जो एक व्हील होता था उसको बोलते हैं पोटर व्हील, तो ये घूमता है उसके ऊपर डिजाइन बनाते हैं। वेरी फ्यू बिंग हैंडमेड, और नॉर्मली हाथ से कम बने होते थे लेकिन पोटर व्हील से बनाया होता। प्लेन पोटरी इज जनरली ऑफ द रेड क्ले। यूज क्या था, हाउस होल्ड पर्पजेज, सामान रखने के लिए, डेकोरेशन यूज किया जाता था, और परफोरेटेड पोट्री भी यूज की जाती थी, लाइक लिक्विड बनाने के लिए भी यूज की जाती थी। ये होती है परफोरेटेड पोट्री। आपको बीड्स एंड ऑर्नामेंट भी देखने को मिलेंगे। सो यू विल गेट द वेरी लार्ज वैरायटी ऑफ द ऑर्नामेंट्स। बिल्डिंग मटेरियल कौन कौन से हैं, प्रीसियस मेटल, जेमस्टोन, बोन, इवन बेक क्ले। तो आप कौन कौन से देखने को मिलेंगे, प्रीसियस मेटल जैसे सिल्वर, गोल्ड, जेमस्टोन्स, बोन्स, हड्डियां भी देखने को मिली किसी एनिमल की, या फिर पकी हुई मिट्टी। फैक्ट्रीज जो हमें देखने को मिली है चुनहद्रो एंड लोथल, ये दो साइट है जहां पर हमें बीड फैक्ट्री भी देखने को मिली है, जहां पर बीड्स बनाए जाते थे। लोथल याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फेमस फॉर द डॉक यार्ड। सिर्फ ये क्वेश्चन आएगा कि द साइट विच इज हैविंग द डॉक यार्ड, सो इट इज अ लोथल। बीड्स आर इन वेरी शेप्स, छोटे बड़े साइज में देखने को मिलती हैं, डिस्क, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, बैरल, ट्रायंगुलर, कुछ भी मिल जाएंगे। एविडेंस ऑफ डेड बॉडीज बरीड अलोंग विद द ऑर्नामेंट्स हैव आल्सो बीन फाउंड। मतलब मरने के बाद जो डेड बॉडीज हैं उनके पास भी हमें ये देखने को मिले हैं, बीड्स रख दिए। क्यों, बिकॉज दे बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ, कि इसको दोबारा जन्म होगा तो उसको ये सब चीजें मिल जाएंगी। इंडिया के अंदर ये माना जाता है, इंडियन जो नॉर्मली कल्चर है, कि आफ्टर द डेथ लाइफ आफ्टर बर्थ है। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कुछ दिन पहले का, ये आर्टिकल आई थिंक कल या परसों का आर्टिकल में पढ़ रहा था एक बार, उसमें बताया गया है कि जो ह्यूमन ऑर्गन्स हैं उसके ऊपर एक आर्टिकल था। सो इंडिया के अंदर उसको टैबू है कि लोग आज भी ये कंसिडर करते हैं, मतलब ऑफ कोर्स सब लोग नहीं करते हैं, लाइक कि इफ वी डोनेट अवर ऑर्गन तो इन फ्यूचर जो नेक्स्ट हमें लाइफ मिलेगी वो हमें वहां पर नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर माई डेथ इफ आई वॉन्ट टू डोनेट माई हार्ट और माई किडनी और माई आईज, सो ट्रेडिशनल लोग ये सोचते हैं कि आज मैंने डोनेट कर दिया तो मेरी नेक्स्ट जो लाइफ होगी सो मुझे वो सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। एंड दिस वॉज द रीज़न कि लोग आज हैंडीकैप पैदा हो रहे हैं। मतलब ऐसा है लोगों का सोचना है, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस सोच की वजह से इंडिया के अंदर जो ऑर्गन्स डोनेशन है बहुत ही कम होता है। हड़प्पन वर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ द फैशन। यस, फैशन के लिए काफी कॉन्शियस थे। हड़प्पन यूज कॉटन एंड, तो आपको ये सब चीज देखने को मिल जाए। टाउन प्लानिंग वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर पर्सपेक्टिव ऑफ नाटनजई। इन इंडियन सोइल इट वॉज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। पहली बार एक हमें अर्बन सिविलाइजेशन देखने को मिली। यहाँ पर हम फोर्टिफिकेशन देखने को मिला सिटाडेल का। सिटाडेल मतलब अच्छा एरिया, रिच पीपल, इन्फ्लुएंशियल पीपल यूज्ड टू लिव देयर। फोर्टिफिकेशन मतलब आपने उसको फोर्टिफाई कर दिया, दीवार से वो लगा दी, क्या हुआ। ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेशन देखने को मिलेगा। जो लोअर सिटी था इट वाज लोकेटेड ऑन द ईस्ट साइड एंड द सिटाडेल वाज लोकेटेड ऑन द वेस्ट साइड। जो फिक्स्ड ब्रिक रेशो था 1:2:4, ठीक है, तो आपको जो ब्रिक साइज मिलेगा वो सेम मिलेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाउन प्लानिंग, वेल प्लान सिटी। ग्रेविटी एंड ड्रेनेज के बारे में पूरी जानकारी थी। ड्रेनेज मतलब कि एक जो वेस्ट वाटर है कैसे सिटी से बाहर निकलेगा, और वाटर की कैसे निकाल सकते हो, इफ यू नो द नॉलेज ऑफ द ग्रेविटी ओनली। ग्रेविटी की नॉलेज नहीं है तो पानी वहां पर नहीं निकलेगा ना। ड्रेनेज कैसा हो, ग्रेविटी के साथ होती है। वाटर का एक सिद्धांत है, ऊंचे लेवल से नीचे की तरफ जाता है, हमेशा ऐसे ही होता है। तो ये इसका मतलब क्या है कि ग्रेविटी के बारे में पता होना चाहिए। कवर्ड ड्रेन हमें देखने को मिलेंगे। जो नालियां थी वो कवर्ड की गई थी विद अ स्ट्रीट ड्रेन एंड अमेजिंग वाटर सिस्टम। कवर क्यों की गई थी, जिससे गंदगी ना आएगा, अनहाइजीन ना फैले। ये नालियां हैं तो ये कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर ड्रेन, कवर ड्रेन थी, ठीक है, यहाँ से पानी की तरफ। रोड इंटरसेप्ट एट राइट एंगल। जो भी रोड बनाई जाती थी वो 90 डिग्री पर इंटरसेप्ट करती थी, लाइक ये बनाएगी इस तरीके से, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, एवरी रोड वो 90 डिग्री।
गेट सिस्टम देखने को मिलेगा हमें। मल्टी पिलर हॉल भी देखने को मिले हैं इन दी मोहनजोदाड़ो साइट। मोहनजोदाड़ो इंडिया में नहीं, हड़प्पा भी इंडिया में नहीं है, इट इज इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। ग्रेट ग्रीनरी देखने को मिलेगी। स्टेडियम देखने को मिले हैं। स्टेडियम मतलब प्रैक्टिस होती थी, डांस वगैरह, डांसिंग और हंटिंग या फिर स्पोर्ट्स वगैरह हुआ करते थे, खासकर धोलावीरा साइड पे तो बहुत ज़्यादा है। धोलावीरा इज वेरी फेमस फॉर द स्टेडियम। स्ट्रेट वर ब्रॉड मतलब 9 फीट से लेकर 34 फीट तक हमें स्ट्रीट देखने को मिलेंगे। जो हाउसेस थे, कुछ हाउस हमें देखने ड्वेलिंग हाउस देखने को मिले हैं, मतलब सिंगल फैमिली के लिए। कुछ लार्ज बिल्डिंग देखने को मिली है विद फॉर दी जॉइंट फैमिलीज। और पब्लिक बाथ देखने को मिले हैं, जहाँ पर लोग पब्लिकली आते थे, इकट्ठे होते थे एंड दे यूज्ड टू टेक अ बाथ। तो 2 रूम्स इन स्मॉल हाउसेस। कहीं पर बिग हाउस में मिले, हैड मैनी रूम्स एंड अटैच्ड कोर्टयार्ड, मतलब बीच में कोर्टयार्ड होगा और कुछ बड़े छोटे घर होंगे इस तरीके से। सो इट वॉज अ कॉमन स्पेस। सब मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स हमें देखने को मिली हैं। डोर मोस्टली मेड फ्रॉम वुड, जो दरवाजे थे वो नॉर्मली वुड के बने हुए हैं। रूरल सेटलमेंट्स वर मेड ऑफ द मड ब्रिक। अब ऐसा नहीं है कि इट वाज अर्बन सिविलाइजेशन सो एवरीवन यूज्ड टू लिव इन अर्बन एरिया, नो। कुछ रूरल सेटलमेंट भी देखने को मिली है और कच्ची मिट्टी की मिली। इंटीरियर्स इज नॉट विजिबल फ्रॉम द स्ट्रीट, और जो इंटीरियर की डिजाइनिंग ऐसा की गई थी, लाइक दिस इज अ रोड, तो इससे डिजाइन की गई थी कि आप रोड से अंदर क्या हो रहा है उसको देख नहीं सकते। थिकनेस ऑफ ए वॉल इज ऑफ अराउंड 70 सेंटीमीटर और हाइट 3 मीटर। तो 70 सेंटीमीटर की वॉल की थिकनेस हुआ करती थी और 3 मीटर की हाइट जो हम आज ही फॉलो करते हैं। ग्रुप हाउस और ऑल्सो देयर, जैसे हम डिस्कस किया, ये बीच में कोर्ट यार्ड कॉमन है और यहाँ ग्रुप हाउसिंग। ये रियल फोटोग्राफ है, ये मैंने ही फोटोग्राफ ली थी। हम लोगों ने करीब 8 दिन धोलावीरा साइट की स्टडी की थी, वह डॉक्यूमेंटेशन किया था। तो दिस वॉज लाइक ये नालियाँ हुआ करती थी। कुछ सर्कुलर हाउसेस देखने को मिले हैं हमें, लेकिन किसी मेजर बुक में इसके बारे में कुछ बात नहीं की गई है। अब इसके पीछे रीज़न, मैंने एक RS बिस्ट सर हुआ करते हैं, ये यहीं रहते हैं गाज़ियाबाद दिल्ली के सेंटर में, मोहन नगर एक सिटी पड़ता है, वहाँ पर रहते हैं। तो उनसे मेरी बार मीटिंग हुई थी, 2-2.5 घंटे में डिस्कस किया धोलावीरा साइट के बारे में। तो उन्होंने काफ़ी स्टडी की है, लेकिन किसी मेजर बुक में अवेलेबल नहीं है। तो उनका मानना ये था, अकॉर्डिंग टू हिज पर्सपेक्टिव, कि हमें सर्कुलर हाउसेस देखने को मिले हैं। सर्कुलर हाउसेस के क्यों बनाए जाते हैं? बिकॉज सर्कल, या हम बोले स्फेरिकल, स्फेरिकल इज अ टाइप ऑफ ज्योमेट्री विच इज हैविंग द मिनिमम सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। अगर आपसे बात करूं कि ऐसा कौन सा है, सो स्फेयर होता है, सर्कल होता है, इसका जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया में से स्फेयर का ही होगा। सो स्फेयर इज हैविंग द मिनिमम सरफेस एरिया एंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। ऐसा क्यों? बिकॉज जो एरिया है जहाँ पर लोकेटेड है इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो क्या एरिड रीजन पर थी, तो वहाँ पर हीट गेन बहुत ज़्यादा होता था। सो टू रिड्यूस दिस हीट गेन, सो वी हैव टू रिड्यूस द सरफेस एरिया। तो इसलिए जो घर बनाए गए सर्कुलर भी देखने को मिलते हैं, लेकिन मैंने किसी मेजर बुक में नहीं देखा है। ठीक है, ये आपकी नॉलेज के लिए है, तो अगर आपसे कोई बात करता तो यू कैन डिस्कस अबाउट इट, लेकिन किसी मेजर बुक में ऐसा कोई नहीं लिखा हुआ। ये यहाँ पर नालियाँ हैं, ऐसा ड्रेन, यहाँ से वाटर निकलता था। सो हियर यू कैन सी इट इज़ अ कवर्ड। ठीक है, थोड़ा डिस्कस हम लोग एक क्लास में और भी करेंगे जब इंडस वैली को हम और पढ़ेंगे, लेकिन जल्दी कवर अप करेंगे वहाँ पर। अगर हम बात करें मॉडर्न आर्किटेक्चर, तो मॉडर्न के अंदर हम देखा नो सिग्निफिकेंट आर्किटेक्चर रिमेन्स, क्योंकि हुआ क्या, ये अर्बन एरिया सिविलाइजेशन हुआ करती थी, फिर डाउन होने लगा, और यहाँ से लेके ये वाला टाइम पीरियड था, लाइक जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके मौर्य का जो टाइम पीरियड था, इट्स कॉल्ड द वैदिक कल्चर। यहाँ पर हमें ऐसे कोई बिल्डिंग या ऐसे कोई मोन्यूमेंट देखने को नहीं मिले हैं विच वी कैन स्टडी फॉर द आर्किटेक्चर पर्सपेक्टिव। इसके पीछे 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो वे लोग इतने एडवांस नहीं थे कि ऐसी कोई बिल्डिंग थी नहीं, या फिर डैमेज हो गई, खत्म हो गई इन फ्यूचर, है ना। हमें उसके बारे में कोई भी जानकारी हमें देखने को नहीं मिलती। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है मॉडर्न आर्ट। So no significant architectural remains has been found between the Harappan and the Mauryan period. तो 6th century BC जो बोला जाता है कॉल्ड एज अ मौर्यन एरा। तो मौर्यन न्यू सोशो रिलीजियस मूवमेंट स्टार्टेड। जो ये टाइम पीरियड था, वैदिक कल्चर का जो टाइम पीरियड था, यहाँ पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होने लगा, वुमेन की जो कंडीशन है काफ़ी डिक्लाइन होने लगी,
और जो वर्णा सिस्टम था इट बिकम रिजिड, जो रिचुअल्स प्रैक्टिसेस सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा होने लगे। तो दिस वाज द प्रॉब्लम, और इसके जो सोल्यूशन निकला वो सोल्यूशन निकल का है जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड अदर टाइप ऑफ द रिलीजन। जो प्रॉब्लम सनातन धर्म में यहाँ पर हुआ करते थे इस वाले रिलीजन में, नॉट सनातन, वी विल कॉल दिस ब्राह्मणिकल रिलीजन दैट टाइम। तो जो ब्राह्मणिज्म में जो प्रॉब्लम थी ये जैनिज्म बुद्धिज्म ने उनको टारगेट किया, और वहाँ से न्यू सोशियो इकोनॉमिक रिलीजन का इवॉल्व होता है। सो न्यू सोशल रिलीजन मूवमेंट स्टार्टेड 6th century BC, Mauryan stabilized their power 4th century BC, और अशोका पैट्रोनाइज सर्मन ट्रेडिशन 3 century BC में जाकर हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ द डिस्टिंक्ट स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल। जैनिज्म बुद्धिज्म ये सोच थी, न्यू थिंकिंग थी, तो जब न्यू सोच आएगी तो इट विल ऑल्सो विल बी रिफ्लेक्टेड इन द आर्किटेक्चर। ठीक है, हर जगह देखने को मिलेंगी। अगर हम बात करें श्रमण ट्रेडिशन का मतलब होता है श्रम, श्रम का मतलब होता है मेहनत करना, लेबरर होता है श्रमिक। तो श्रमण ट्रेडिशन का मतलब होता है वन हु स्ट्राइव्स या फिर लेबरर इन संस्कृत एंड पाली। पाली और संस्कृत क्या है, आप ऐसा समझो कि पाली जो थी एक लोकल लैंग्वेज हुआ करती थी विद सम वेरिएशन, एंड संस्कृत जो लैंग्वेज थी इट वाज एलीट लैंग्वेज। जैसा कोई आपसे इंग्लिश में बात करे तो उसको बोलेंगे कि इट इज लाइक हम लोग समझ सकते हैं इंग्लिश को, बट कैन वी थिंक कि हर आदमी समझेगा इंडिया में? नहीं समझेगा ना, खासकर नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर तो संस्कृत वाज द लैंग्वेज ऑफ द एलीट एंड द पाली वाज द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन मैन। द टर्म वाज, जो ब्राह्मणिज्म सोसाइटी थी और संस्कृत को प्रमोट करती थी, और संस्कृत पढ़ना आसान नहीं था क्योंकि जो स्कल्पचर्स जो वेदास हैं, पुराण हैं, वो सब संस्कृत में लिखे गए थे। बुद्धिज्म जैनिज्म ने क्या करा, प्राकृत ये पाली लैंग्वेज को प्रमोट किया, जो लोगों की लोकल लैंग्वेज है। द टर्म वाज अप्लाइड टू दोज हु वोली हार्टेडली प्रैक्टिस टुवर्ड एनलाइटनमेंट एंड वर यूज्ड फॉर द मॉन्क्स। तो जो मॉन्क्स हुआ करते थे उनको बोला जाता है श्रमण ट्रेडिशन के फॉलोअर्स, लाइक उनको श्रमिक बोला जाता है, लाइक वो बहुत मेहनत करते हैं, अपने आप को एक नोबल लाइफ बिताते हैं फॉर द एनलाइटनमेंट। ठीक है, श्रमण ट्रेडिशन गेव राइज टू द जैनिज्म बुद्धिज्म एंड सम नास्तिक स्कूल। नास्तिक का मतलब क्या हुआ भाई, जैनिज्म बुद्धिज्म एक विचारधारा थी। नास्तिक स्कूल का मतलब होता है जो भगवान में ना मानते हो। जैसे एक चार्वाक रहा, उनका यह मानना था कि जो डेस्टिनी है ना ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, आप चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा तो मिलेगा, कोई पुनर्जन्म या फिर ऐसा कुछ नहीं होता है। उनका मानना था कि जो भी चीज मिली हुई है इसी लाइफ में मिला हुआ है, सो हैव फन, जितना हो सके एंजॉय करो। आपका जो जन्म हुआ है जिंदगी को बिताने के लिए हुआ है। द ओनली थिंग विच यू गेट, दिस इज द ओनली लाइफ, एवरीथिंग हैज बीन ऑलरेडी रिटन। तो आपको जो कुछ मिलना होगा मिल जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी विचारधारा हुई, बट अगेन इजाज़त चल नहीं पाई। सो नास्तिक स्कूल भी के साथ देखने को मिले, जो चारवाक और आजीविका साइट हमें देखने को मिले। ठीक है, सो जैनिज्म बुद्धिज्म मेजर थे। अब हम मॉडर्न आर्ट के बारे में बात करें तो वी कैन डिवाइड मॉडर्न आर्ट इन कोर्ट आर्ट एंड दी पॉपुलर आर्ट। कोर्ट आर्ट का मतलब क्या होता है, ऐसी आर्ट जो कोर्ट में बनती थी। कोर्ट का मतलब क्या हुआ, राजशाही, जहाँ पर किंग इनिशिएट करते थे कि आज यहाँ पर ये बनाना है। जैसे उनको एक विक्टोरियस पिलर लगवाना है, अब एक आम जनता थोड़ा लगवाएगी कि मैं लगा देता हूँ पिलर, नहीं, इट वॉज ऑलवेज बाय दी किंग। तो पिलर्स लगवाने हैं, कुछ नोटिफिकेशन देना है, कुछ विक्ट्री के बारे में बताना है, कुछ इंफॉर्मेशन बतानी है, अपना नाम करना है। ये स्तूपा जो बनाए जाते थे, स्तूपा एक आदमी नहीं बना सकता है। सो दिस वाज कॉल्ड द कोर्ट आर्ट। दूसरा वो हुआ करती थी पॉपुलर आर्ट। पॉपुलर आर्ट का मतलब स्कल्पचर, आप और मैं बना सकते हैं स्कल्पचर, केव्स बनाई जा सकती है, पोर्ट्री बनाई जा सकती है ना, तो हम डिवाइड कर सकते थे। अगर हम बात करें कि कोर्ट आर्ट, जो आर्ट में क्या क्या चीज़ बनाई जाती थी, पैलेसेस बनाए जाते थे। इन सब चीज़ों को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी मच इन डिटेल। अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, मैं बता दूंगा इसको समझाने के लिए, लेकिन आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव नहीं है। लेकिन थोड़ा इंडियन हिस्ट्री को पता होना जरूरी है। ठीक है, तो कोर्ट आर्ट का मतलब क्या होता है, इनिशिएटिव टेकन बाय द स्टेट या रूलर या किंग। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे कि पावरफुल एम्पायर पाटलिपुत्र पहला एक बनाया गया, कैपिटल हुआ करती थी पाटलिपुत्र। सो कुमारहरा जो एक बड़ा फेमस रहा है, पाटलिपुत्र जो है वहाँ पर है कुमारहरा, एक पैलेस है। ये लोग बोला जाते हैं कि इसने मगस्थनीज ने इसको डिस्क्राइब किया है, द प्लेस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ द मैनकाइंड, कि आज तक इंसानों ने कुछ भी सबसे अच्छा जो बनाया, दैट्स कॉल्ड दी कुमारहरा पैलेस। अब ये आज तो नहीं है क्योंकि ये लकड़ी का बना हुआ था तो खत्म हो चुका है। इट वॉज कंसिडर, इट वॉज अ 3 स्टोरी वुडन स्ट्रक्चर और ये अशोका के लिए बनाया गया था। पिलर्स आप जानते हैं, पिलर का मतलब क्या होता है, ऐसे पिलर्स बनते हैं।
सो सिंबल ऑफ द स्टेट और टू कमोरेट बैटल विक्ट्रीज, दिखाने के लिए कि यहाँ पर मैंने फतेह की है। नॉर्मली जो हाइट होती है 40 फीट हुआ करती है। और ये धमा स्क्राइब, धमा का मतलब इसके ऊपर लिखा होगा कुछ कि आप क्या चीज़ लिखी है। टैपरिंग, टैपरिंग करते हो ऊपर से पतले। मोनोलिथिक, मोनो का मतलब मोनो मीन्स वन, लिथिक मीन्स स्टोन, एक ही पत्थर के बनेंगे ये, कोई जॉइंट नहीं होने वाला है। विद स्कल्पचर कैपिटल, और यहाँ पर हमें कुछ कैपिटल देखने को मिलेगा, चाहे कुछ भी हो सकता है, एनिमल में कुछ भी आ जाए, हॉर्स, लायन, एलिफेंट। इनकॉर्पोरेटिंग अ सीरीज ऑफ द फ्लोटेड पेटल्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल शेप, तो यहाँ पर पीछे देखने को मिलेगी। तो बस लायन कैपिटल एट सारनाथ, ये याद रख लो बिकॉज ये स्टेट एम्बलम है अपना। बुल कैपिटल ऑफ रामपुरवा एंड द लायन कैपिटल ऑफ द नंदनगढ़। तो जो लायन कैपिटल है वो हमारा स्टेट एम्बलम है, ये इंपॉर्टेंट है सारनाथ। अगर हम बात करें लायन, जो सारनाथ लायन कैपिटल है, इसको हम लायन कैपिटल बोलते हैं। यहाँ पर धर्म चक्र परिवर्तन इवेंट को दिखाया जाता है। ये बुद्धा के टाइम पीरियड से रहा है उनकी लाइफ से, लेकिन छोड़ो अब इसको। ये अशोका ने बनाया था। नेशनल एम्बलम ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया, तो अगर हम देखें ना, ये वाला इतना है, सिर्फ इतना ऊपर वाला पार्ट। यहाँ पर हमें 4 एनिमल देखने को मिलते हैं। तो आप बोलेंगे 4 कैसा से 4 लाइन है? देखो 4 लाइन तो हैं ऑफकोर्स, 1 2 3, एक पीछे की तरफ भी देख रहा होगा, ठीक है। अब हमने देखा था, तो दिस इज बेस, दिस इज शाफ्ट, दिस इज कैपिटल, दिस इज एबेकस। आई वर्ड यार, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये एनिमल्स हैं, ये वाले जो एनिमल्स हैं ना, तो यहाँ सब सामने आपको एलिफेंट देखने को मिलेगा, राइट में बुल देखने को मिलेगा, और हॉर्स आ गए, और लाइन जो है ये पीछे चला गया है, ठीक है। मतलब ये 4 एनिमल्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, इस तरह से नीचे भी एनिमल्स हैं। तो जो लाइन है वो दिखाई नहीं देता। यहाँ पर एक फैक्ट याद करना चाहो तो सत्य में विजयते हैं, कि कहते हैं ना कि सत्य की हमेशा विजय होती है, ट्रूथ ऑलवेज ट्रम्प। तो जो ये लाइन है ये मुंडे का उपनिषद में लिखी गई है, तो ये मुंडे का उपनिषद याद रख लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट सत्य में जाते हैं, हर बार देखा भी होगा आपने, हर जगह लिखा भी जाता है। तो मुंडे का उपनिषद से लाइन, वहाँ पर इसका वर्णन। स्तूपास के बारे में डिस्कस कर चुके थे, फिर से देख लेते हैं। इट वॉज द ब्यूरल माउंट्स। तो स्तूपा वॉज नॉट अननोन इन इंडिया बिफोर द टाइम ऑफ अशोका बिकम द ऑब्जेक्टिव द कल्ट वर्शिप। ओरिजिनली 9 स्तूपास बनाए गए थे। 9 स्तूपास क्यों? क्योंकि जो गौतम बुद्ध, जो बुद्धा थे, उनकी डेथ हुई थी, तो जो उनकी एसेस थी, जो उनकी राख थी, उनको 8 पार्ट में डिवाइड किया गया, और 8 पार्ट में 8 स्तूपास बनाए गए, और जो एक स्तूपा बनाया गया जिसके अंदर वेसल में रखे गए थे उनके एसेस, तो टोटल 9 बने थे। सो ओरिजिनली द 9 स्तूपास वर बिल्ट आफ्टर द डेथ ऑफ द बुद्धा, 8 ऑफ देम ओवर द रिलिक्स ऑफ द 9 ओवर द वेसल इन विच द रिलिक्स वर ओरिजिनली डिपॉजिटेड, ठीक है। मतलब इसमें डाल रखे थे, तो टोटल 9 बना दिए। अगर कुछ ये बोला जाता है अकॉर्डिंग टू सम बुक्स एंड टेक्स्ट कि 84,000 स्तूपास बनाए गए थे। समझ सकते हो कितने स्तूपास। तो ये अंदर से देखने में ऐसा बल लगा होता है, ये जो एग आ गया है जिसे हम बोलते हैं अंडा बोलते हैं, तो ये है। जो ये किसका बना होगा? ये बना होगा, कोर ऑफ द स्तूपा वाज मेड ऑफ द अनबर्न्ड ब्रिक, कच्ची मिट्टी से बनी होती थी। बेस्ट एग्जांपल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा इन द 3rd सेंचुरी BC भैरव इन राजस्थान। तो स्तूपास क्या है? तो मेन जो आर्टिस्टिक गेटवेज होते हैं, 4 एंट्रेंस होती हैं, उनको बोलते हैं तोरन्स, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये इसका प्लान है, ये एलिवेशन है। अगर यहाँ देखेंगे, दूसरा मैं दिखा दी यहाँ पर, तो ये 4 गेट हुआ करते थे, उनको बोलते हैं तोरन्स। जो ये वाला पार्ट है, ये गोल गोल सा जो पार्ट है, उसको हम बोलते हैं, लिखा ना इसमें, एग या फिर अंडा, ANDA। ये है ना, ये अंडा। ये वेदिका है, जो बाहर की जो बाउंड्री है, दैट्स कॉल्ड वेदिका, और आप यहाँ से घूम सकते हो, उसके ऊपर भी जा सकते हो। जो ये पार्ट है ऊपर वाला जो ये बना होता है, दैट्स कॉल्ड द हर्मिका। ये सब चीज़ें हम लोग 1-2 क्लास पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो हम जिसको हम रिवाइज है। और ये 36 होती हैं, यहाँ पर 3 36 होती हैं। ये 3 मेजर बुक्स हैं बुद्धिज्म की, इनको पितक बोला जाता है, विनय पितक, सुत पितक, अभिधाम पितक। तो ये 3 पितक्स को दिखा, ठीक है। देखो ये सब बुद्धिज्म तो बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं, ये एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा समझने के लिए आपको ये चीज़ याद रखनी है कि देयर वाज अ 5 मेजर इवेंट्स, 5 मेजर इवेंट्स हुए हैं बुद्धा की लाइफ में। उन सब चीज़ों को याद कर लो, बाकी तो इसको हम छोड़ देते हैं, ये आपके भी काम के नहीं, किसी दिन मन करेगा तो डिस्कस करेंगे। उनके बर्थ को माना जाता है कि इवेंट हुआ है, क्योंकि उनका जन्म हुआ था, ऑफकोर्स गौतम बुद्ध का जन्म हुआ।
फिर एक आता है रिनाउंसिएशन, मतलब सबको रिनाउंस कर दिया, सबको छोड़ दिया उन्होंने अपनी लाइफ से। उनको लाइफ में ऐसा हुआ कि गरीब लोग देखे तो उनको उनका पेन फील हुआ, तो ये समाज से बाहर निकल कर आ गए कि नहीं, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। सो दस को रिनाउंसिएशन, सब कुछ रिनाउंस कर दिया। फिर काफ़ी दिन भटकते रहे। वहाँ पर उनको लाइफ में एक चीज़ इन्होंने नोटिस करी कि जब मैं बहुत एक आलिशान लाइफ बिता रहा था, लाइक आई वॉज हैविंग द लग्जरी लाइफ, सो आई वॉज नॉट हैप्पी। उन्होंने क्या किया, सब कुछ छोड़ दिया। एक टाइम के बाद जाके ही लेफ्ट एवरीथिंग, एक बिल्कुल नॉर्मल लाइफ बिताने लगे। वहाँ भी जाके उनको पेन होने लगा। तो तब उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि सोल्यूशन डज नॉट लाइज ऑन द एक्सट्रीम, कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ 18 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, ये एक्सट्रीम हो जाएगा, इसका फ़ायदा नहीं है। नहीं पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ ही नहीं रहे हो, सो इट इज़ एन एक्सट्रीम। तो पढ़ाई कितनी करनी है अपने को, 8 घंटे 10 घंटे इज़ मोर देन सफिशिएंट। ऐसा नहीं होता टॉपर 10 12 14 घंटे 16 घंटे पढ़ते हैं। मेरा कज़न है, ही इज़ ऑल्सो गिविंग जेई, पेपर 2 नहीं, पेपर 1 की बात है, दे रहा है। एंड कुछ दिन पहले डिप्रेस था, उसका फ़ोन आया मेरे पास कि भैया आई एम फीलिंग डिप्रेस ऐसा करके। तो कह रहा भैया मैं टारगेट बनाया हुआ 18 घंटे का, मुझे 18 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं। मैंने कहा लिसन, ये सब पढ़ाई नहीं हो पाएगी आपकी, 18 घंटे का टारगेट नहीं होता, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी कि सोल्यूशन लाइज इन मिडल। तो वहाँ पर एक वर्ड आता है मिडल पाथ, मध्यम मार्ग। हर चीज़ का सोल्यूशन जो है मध्यम मार्ग से है, ठीक है। फिर क्या हुआ, इन्होंने अपना काफ़ी तपस्या की, एंड अल्टीमेटली ही गॉट एनलाइटनमेंट। और जब उनको एनलाइटनमेंट हुआ, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो बुद्धा बने, है ना। बुद्धा का मतलब ही होता है एनलाइटनमेंट। उसके बाद उसको बोला धर्म चक्र परिवर्तन। उन्होंने अपना जो सीखा, उनको जो लोगों को सिखाना स्टार्ट किया, उसको बोला धर्म चक्र परिवर्तन। ये इवेंट है बुद्धा की लाइफ में। और महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है, जब उन्होंने इस सांसारिक जो क्या बोलेंगे उसको, लाइफ से विदा ले लिया, तो उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण, मतलब विलीन होगी। इसको बोलते हैं कैवल्य या फिर मोक्ष। अब ये पॉपुलर आर्ट का मतलब क्या है कि जो कोर्स किंग्स बनवाएंगे, किंग वगैरह बनवाएंगे, तो यहाँ केव्स बनाई गई। तो इतना हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इतना मुझे लगता नहीं कि आपके लिए ज़रूरी है, ये तो खैर बच्चों पढ़ाता हूँ मैं। सो द फर्स्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रॉक कट आर्किटेक्चर यूज्ड एज विहारास। तो यहाँ पर विहारा मतलब लोग रहने के लिए यूज़ की जाती थी। जैसे बार केव्स हैं और नागार्जुना केव्स हैं, ये लोम ऋषि केव्स। तो हम इसके बारे में दिखा देता हूँ, आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ मैं अंदर क्या था, डेकोरेटिव गेटवेज थे या नहीं थे। ये है, देखो अंदर से पॉलिश हुआ करती थी ये वाली, अंदर साफ सुथरी चिकनी, और सामने से डेकोरेटिव गेटवेज लगे होते, ऐसा बनाया गया था। ये बार केव्स हैं बिहार में। तो ये स्कल्पचर्स बनाए जाते थे। स्कल्पचर को राजा तो बनवाएगा नहीं, एक आम जनता बनवा सकती है। सो इट वाज इंडिविजुअल एफर्ट्स पैट्रोनाइज बाय द लोकल गवर्नर्स। हाँ, लोकल गवर्नर्स जो हुआ करते वो पैसे दिया करते थे कि चलो कोई बात नहीं, ये आर्टिस्टिक लोग हैं, इनको पैसे देता हूँ, कुछ खा पी लेंगे। यक्ष और यक्षिणी बनाए जाते थे। यक्ष यक्षिणी कुछ नहीं थी, दिस जो यक्ष और यक्षिणी, इट इज द इवेंट्स ऑफ द बुद्धा's लाइफ। कि जैसे हमने बहुत की, घर छोड़ के चले गए, तो उसकी जो स्टोरी है उसको डिपिक्ट करने के लिए यक्ष यक्षिणी की फॉर्मूले में उनको बनाया जाता था। नॉर्मली हमें स्टैंडिंग पोजिशन देखने को मिलेंगे, पॉलिशिंग सरफेस, डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स, पोट्री हमें देखने को मिलती है। फिर वहां पर क्या थी, रेड एंड ब्लैक पोट्री थी। यहाँ पर जो पोट्री थी इसको बोला जाता है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। मतलब क्योंकि जो ये टाइम पीरियड था ये डेवलप टाइम पीरियड था, वो तो 2000 BC की बात चल रही थी, अभी क्या है जस्ट 3000 BC, तो 1500 साल निकल चुके हैं उस इवेंट को। जो पहले नॉर्मल, अब क्या है, लोग पॉलिश करना सीख चुके हैं। दिस टाइम दे हैव लर्न हाउ टू मेक पॉलिश। सो जो ये चीज बोली जाती है उसको बोलते हैं NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, मेड बाई फाइनली लेविगेटेड अलुवियल क्ले। अलुवियल का मतलब होता है कि हिमालय से जो रिवर चलती हैं अपने साथ लेकर आती हैं जो क्ले, उसको बोलते हैं अलुवियल क्ले, अलुवियल सॉइल। यूपी, बिहार, पंजाब ये अलुवियल सॉइल कही है। ये काफ़ी फर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइज सॉइल होती है, इसलिए आप देखेंगे कि ये एग्रीकल्चर स्टेट्स में काउंट होते हैं। लार्जली यूज फॉर डिशेज एंड स्मॉल बाउल्स,
ब्लैक पेंट एंड हाईली लस्ट्रस फिनिश। देख रहे हो आप कितने पॉलिश है, और ये तो बहुत पुराने हैं ये, मतलब सोचो इन सालों के बाद हम लोग देख रहे हैं, उस टाइम की बात सोचो। मेनली कंसंट्रेशन ऑफ दिस पोर्ट्रीज उत्तर प्रदेश, बिहार, ओकेजन ऑफ द ये सब तक देखने को मिले। ठीक है, जब ये मॉडर्न टाइम पीरियड रहा। पोस्ट मिरर के बारे में सिर्फ एक टाइमलाइन समझ लो क्या है। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि देखो हर एक एम्पायर देखोगे ना, उसका एक ऐसा ग्राफ बनता है। हर एक एम्पायर ग्राफ ऐसा बनेगा। इट विल टेक मच टाइम टू स्टेबलाइज। फिर एक पॉइंट पर पहुंचेगा, पॉइंट के बाद ही विद इन 50 to 120 ईयर्स ये लगभग मानी जाती है कि पूरा का पूरा एम्पायर कोलैप्स कर जाता है। जो ये टाइम पीरियड एकदम से डिक्लाइन जो होता है बहुत ही फास्ट होता है, इट्स अ रैपिड डिक्लाइन। तो मौर्यन जो एम्पायर था डिक्लाइन होने लगा। फिर जब डिक्लाइन होगा तो जो स्मॉलर जो डायनेस्टीज हैं वो पावर अप लेने लग जाएंगी। तो नॉर्दर्न इंडिया में था, वहाँ पर शुंगास, कनवास, कुशाना, साकास देखने को मिले, और साउथ में देखने को मिले सातवाहना, इसको और अभिरस और वक्तक्ष, ये हमें देखने को मिले। पर हमारी जो क्लास है ये कल्चर या हिस्ट्री की वैसी नहीं है, आर्ट हिस्ट्री पढ़ना है, तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर फिर क्या हुआ कि रॉक कट केव्स डेवलप होने लगी, चैत्यासन विहारस, जैसे कार्ले चैत्यास हॉल है इन अजंता, 29 केव्स बनी है, 25 विहारस और 4 चैत्यास हैं। तो ये है आपकी। फिर आता है स्तूपास। अब स्तूपास में क्या डेवलप होने लगा, इट्स बिकम मोर लार्जर एंड मोर डेकोरेटिव। पहले से बड़े होने लगे और अच्छे लगने लगे। स्टोन वर्स इंक्रीजिंगली यूज्ड इन प्लेस ऑफ वुड एंड ब्रिक। अब क्या होने लगा, पत्थर यूज करने लगे। पहले ब्रिक को यूज कर रहे थे, वुड को यूज कर रहे थे, नाउ दे स्टार्टेड यूजिंग स्टोन। मैसिव स्टोन बलुस्ट्रेड, कार्विंग टेक्निक अपीयर्ड मोर एडवांस। तो ऑफ कोर्स जब कई साल निकल जाते हैं, और ये तो हम लोग ईयर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सेंचुरीज के बारे में बात कर रहे हैं। सो 4 तोरन्स, 4 तोरन्स बनाए जाते थे, वाज आर्टिस्टिक गेटवेज एज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड गेटवेज बाय शुंगा डायनेस्टी हैविंग हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस। हेलेनिस्टिक का मतलब ग्रीक का इन्फ्लुएंस को बोलते हैं हेलेनिस्टिक। तो अब क्या होने लगा, ट्रेड होने लगा, तो पीपल यूज टू कम फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट इंडिया, अफगानिस्तान रीजन से आने लगे। यहां पर हमारे 3 स्कल्पचर के स्कूल डेवलप हो जाते हैं, गंधारा, मथुरा एंड अमरावती। मतलब क्या है, ये 3 सेंटर्स थे पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड में, जहां पर स्कल्पचर डिफरेंट तरह के इवॉल्व हुए। गंधारा रीजन जो था वो था अफगानिस्तान, पंजाब, पाकिस्तान वाला पंजाब, इंडिया वाला पंजाब वाला रीजन, नॉर्थ वेस्ट इंडिया। मथुरा तो आप जानते हैं कहाँ, आगरा, मथुरा और अमरावती, ये भी आप जानते हैं, जो आज प्रेजेंट अमरावती है उसी के बारे में। तो गंधारा, अब देखो मैंने बताया ज्योग्राफी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो जो ये वाला रीजन था, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट्स। इस रीजन में थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने, ये छोटा कर देते हैं इसको, इस वाला। यहाँ पर देखने को मिलेगा मथुरा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अमरावती। एक चीज बताऊं आपको मैं, ये सब के सब चीजें आप अपने कॉलेज में पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो कभी हिस्ट्री को ऐसा लेकर मत पढ़ना, हिस्ट्री को ज्योग्राफी से कनेक्ट करने की कोशिश करना। जो चीज भी आए, मेक अ मैप ऑफ इट, गो टू द गूगल, डाउनलोड करो, देखो, उसको यहाँ पर बनाओ। तो यहाँ पर के गंधारा का मतलब क्या था कि जो भी आते थे लोग वो इसी रीजन से आएंगे। आपने कभी नोटिस किया है कि बैटल ऑफ पानीपत की लड़ाई हुई है, 3 लड़ाई हुई है, और तीनों के अंदर कई हजार साल, कई हजार का नहीं है लेकिन कई सालों का फर्क है। ऐसा क्या रीजन था कि पानीपत में लड़ाई हुआ करती थी, मतलब व्हाट वाज द रीजन दैट इज ओनली द पानीपत व्हिच इज हैविंग द बैटल, और जगह क्यों नहीं हुआ? पानीपत में ऐसा क्या था कि वहां पर जैसे वहां पर लड़ाई करते थे लोग आके, ठीक है। तो चीज समझो, ये ज्योग्राफी से डायरेक्ट रिलेटेड है।
सो अगर हम लोग देखें यहाँ से, यहाँ सब लोग आया करते थे, चाहे इन्वेजन के लिए हो चाहे कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए हो या फिर घुलने मिलने के लिए आते हैं। और जब पीपल कम फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन, सो दे विल ब्रिंग देयर कल्चर टू दैट पर्टिकुलर एरिया। तो जो गंधारा जो स्कूल था ना स्कल्पचर, वहाँ पर आपको हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। हेलेनिस्टिक का मतलब होता है ग्रीक इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा। मथुरा के अंदर नहीं मिलेगा, क्यों? मथुरा वॉज क्वाइट आइसोलेटेड। अमरावती के अंदर भी आपको नहीं मिलेगा, क्यों? अमरावती कोई किधर से क्यों आएगा? सो इट वॉज नॉट दैट मच ऑफ। क्लियर है? सो पंजाब और पाकिस्तान के बारे में है तो ग्रीक एंड रोमन इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। तो ये दो स्टेजेस में हुआ था, ये हमारे किसी काम का नहीं है, इस एग्जाम के लिए काम का नहीं है, वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस तरह का इसको। अगर हम बात करें मथुरा स्कूल में, तो मथुरा स्कूल हमें ऐसा को देखने को मिलता है रेड सैंडस्टोन में, और अमरावती के अंदर हमें ऐसा को देखने को मिलता है। अगर मैं थोड़ा बताऊं डिफरेंसेस की इन तीनों के बारे में, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो पता चल गया कि जो गंधारा जो था पंजाब वाला जो स्कूल था, वहाँ पर आपको ग्रीक और हेलेनिस्टिक मिलेगा देखने को इन्फ्लुएंस। मतलब कुछ फीचर्स वहाँ पर आ जाएंगे, ब्रॉड फेस और कर्ली हेयर्स, सिटिंग पोजीशन। तो ये क्या है? ये ग्रीक उसकी हैं, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मथुरा के अंदर आपको इंडिजिनसली मिलेगी, मतलब यहाँ का लोकल था, इंडिया की जो थी। अब जैसे ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन, तो यहाँ पर क्या था? ग्रे सैंडस्टोन यूज किया जाता था। मथुरा के अंदर रेड और अमरावती के अंदर व्हाइट मार्बल। गंधारा के अंदर बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, और जो मथुरा के अंदर आपको जैन, हिंदू और बुद्धिज्म भी देखने को मिलेगी। अमरावती के अंदर मेनली बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगी। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जब हमने डिस्कस किया, पंजाब वाला पार्ट, यहाँ मथुरा वाला पार्ट, और ये जो केजी बेसिन, कृष्णा गोदावरी लोअर वैली वाला पार्ट। अब ये फीचर्स जो हैं कि किस स्कल्पचर के फीचर्स क्या थे, ये एग्जाम के लिए नहीं है। देखो पहले बता रहा हूँ, ये एग्जाम के लिए मुझे नहीं लगता पूछे जाएंगे, लेकिन अगर हल्का सा पढ़ना चाहो कि क्या फीचर्स है, वो इंटरेस्ट है, बता देता हूँ। इट विल टेक जस्ट 2-3 मिनट्स। तो स्पिरिचुअल स्टेट्स था, वेवी हेयर है ना, घुंघराले बाल बनाए जाते थे, फ्यूवर ऑर्नामेंट्स एंड सेटेड इन द पोजिशन ऑफ योगी। योगी की पोजीशन, मतलब बैठे हुए योगी की तरह ऐसी पोजीशन बनाई जाती थी। हाफ आइज क्लोज, मतलब ध्यान की मुद्रा में है, लाइक मेडिटेशन की मुद्रा में है। प्रोटुबरेंस ऑन दी हेड, ठीक है ना, ऐसा बनाते हैं उसको, ऐसा निकाल देते हैं उसको। लार्ज फोरहेड और हैविंग अ लार्ज ईयर, कान बड़े और फोरहेड, क्योंकि ये जो इन्फ्लुएंस है ये आपको ग्रीक में देखने को मिलेगा। मथुरा के अंदर क्या है? डिलाइट मूड विद स्माइलिंग फेस। तो मथुरा के अंदर मजे में है सब कुछ, है ना, बिल्कुल डिलाइट मूड है, अच्छा मूड है, स्माइलिंग फेस है। मस्कुलरिटी देख कर आपको लगेगा मस्कुलरिटी है। वेविंग टाइट ड्रेसेस, वेयरिंग टाइट ड्रेसेस। फेस एंड हेड आर शेवन, तो सर और जो फेस है वो शेवन किया गया है, मतलब क्लीन है। सीटेड इन पद्मासना, आसन में बैठा हुआ। प्रोटोब्यूरेंस इज शोज ऑन द हेड, फेस रिफ्लेक्ट ग्रेस, और आपके चेहरे पर ग्रेस दिखाई दे रहा, बिकॉज द स्कल्पचर इन दैट स्कल्पचर ही स्माइलिंग। अमरावती नैरेटिव आर्ट है, जनरली डिपिक्ट द स्टोरीज ऑफ द बुद्धा एंड जटाका स्टोरीज। स्कल्पचर कंपोजिशन इज मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। 3 बंदा बनाएगा, 3 पोजिशन छोड़ो, उसको जरूरत नहीं है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 3 क्वेश्चन है, फिर हम लोग खत्म करेंगे आज की क्लास का। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द पीपल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन? दे पोजेस्ड ग्रेट पैलेस एंड टेम्पल्स। क्या हमें टेम्पल्स देखने को मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में? यस और नो? हमने कोई बात करी टेम्पल्स के बारे में? नहीं बात करी, है ना। वी डोंट फाइंड एनी एविडेंसेस ऑफ द टेम्पल। हमने सिर्फ बात करी सेटेडल और लोअर टाउन। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया है। अगर जो 3 ऑप्शंस होते हैं ना, बहुत इजी लगते हैं हमें सॉल्व करना, बिकॉज दिस टाइम वी नो द पोजेस ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स। ये पता है कि ये तो ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब क्या है? 1 तो नहीं हो सकता है, और ये ऑल ऑफ द अबव भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 तो गलत हो गया। इसका मतलब क्या है? आइदर ऑप्शन बी इज करेक्ट, मतलब या फिर कोई भी ये नहीं है। तीसरा तो बच्चों किसी काम का ही नहीं है। अगर कोई ये बोले इसकी जरूरत है, इसकी अब हमें इसकी जरूरत भी नहीं है, बिकॉज एक्चुअली दिस इज द स्टेटमेंट 2 विच इज गोइंग टू बी डिसाइडिंग फैक्टर। सो दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डाइटिस, हाँ ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चाहे वो अग्नि देवता हो, चाहे मदर गॉडेस हो, या फिर ऋत हो।
ये हमें देखने को मिलते हैं। पुरंदर बोला जाता था पुरंदर, तो यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सम बुद्धिस्ट rock caves are called चैत्यास while the others are called viharas. What is the difference between the two? दोनों डिफरेंस क्या है? Vihara is a place of worship while Chaitya is a dwelling place of the monk. Chaitya is a place of worship while Vihara is a dwelling place of monk. Chaitya तो कौन सा है? There is no material difference between the two. Yes, क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दो। यस, परफेक्ट, बी है, बिल्कुल सही है, करेक्ट। एंड लास्ट क्वेश्चन, द नगाड़ा एंड द्रविडियन द विसारा आर दी, क्या है नगाड़ा, द्रविड़ा और विसारा? 3 मेन रेशियल ग्रुप ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये रेशियल ग्रुप हैं। 3 मेन लिंग्विस्टिक डिविजन्स, या मेन शैलो टेम्पल आर्किटेक्चर, द 3 मेन म्यूजिकल घरानास। सो